नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय अजय सर में। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में कैलेंडर की शुरुआत की थी, तो दोस्तों आज की कक्षा में भी हम कैलेंडर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो हमारी बाकी की टाइप्स रहते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में जाना था कि हमारा जो लीप ईयर है वो 4 साल में एक बार आता है। यानी पहले साल भी हमने 365 दिन 6 घंटे लिए थे, अगले साल भी ऐसा ही किया, फिर अगले साल फिर ऐसा किया, तो ये 6 घंटे जब इकट्ठे होकर 24 घंटे बन गए लगभग, तो हमने चौथे साल इसको ऐड कर दिया। तो इसी टाइप पे आपके बेसिक पे ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। जैसे क्वेश्चन बन गया कि 100 सालों में कितने लीप ईयर आते हैं। 100 सालों में कितने लीप ईयर आते हैं। तो दोस्तों हमें पता है कि 4 साल में एक लीप ईयर आता है। 4 साल में एक लीप ईयर आता है, तो हम 100 को 4 से भाग कर सकते हैं कि कितने लीप ईयर हो गए, 25। लेकिन ये हमारा आंसर गलत होगा दोस्तों, क्योंकि 100 क्या है, एक शताब्दी है। 100वां साल क्या है, एक शताब्दी है। तो हम पहले 99 सालों में देखेंगे कि कितने लीप ईयर आए हैं। 24 लीप ईयर आएंगे। 24 चौक 96, तो 24 लीप ईयर आएंगे। और 100वां साल एक शताब्दी है, तो हम उसको 400 से डिवाइड करके देखेंगे, तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, यानी ये लीप ईयर नहीं है। तो पहले 100 सालों में कितने लीप ईयर आते हैं, 24। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि 200 सालों में कितने लीप ईयर आते हैं। 200 सालों में कितने लीप ईयर आते हैं। सेम वही है दोस्तों, क्योंकि 100वां साल एक लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये सेंचुरी है, और सेंचुरी को लीप ईयर अगर देखना हो तो 400 से डिवाइड करते हैं। वैसे ही 200 को अगर लीप ईयर देखेंगे तो 400 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, मतलब 200वां साल भी एक लीप ईयर नहीं है। तो 24 पहले 100 सालों में, 24 200 दूसरे सालों में, यानी 48। 24 पहले 100 सालों में और 24 ही दूसरे 100 सालों में, यानी 200 सालों में कुल कितने लीप ईयर आ गए, 48। हमें पूछे दोस्तों कि 400 सालों में कितने लीप ईयर आते हैं। 400 वर्षों में कुल कितने लीप ईयर आते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो देखिए दोस्तों, पहले 100 सालों में हमें पता है कितने लीप ईयर आएंगे, 24 लीप ईयर आएंगे। दूसरे 100 सालों में भी 24 आएंगे। तीसरे में भी 24, क्योंकि 300वां साल क्या है, एक शताब्दी है, जो कि 400 से डिवाइड नहीं होगा, तो लीप ईयर 24 ही रहेंगे। तो 400वां साल क्या है, 400वां साल एक सेंचुरी है, क्योंकि 400 से तो पूरा डिवाइड हो ही जाएगा, तो ये भी एक लीप ईयर बन गया। 24 हर साल आते हैं, इस शताब्दी में कितने होंगे, 25। यानी टोटल कितने हो गए, 24 48 72 और 25 97। यानी 400 सालों में कुल कितने लीप ईयर आते हैं, 97। ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों कि हर 100 साल में 24 आते हैं, 24 चौक 96, और 400वां साल भी एक लीप ईयर है, तो कुल कितने लीप ईयर हो गए, 97 लीप ईयर हो गए। अब आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों कि 500 सालों में कितने लीप ईयर होंगे। 500 सालों में कितने लीप ईयर होंगे। तो हमें पता है कि हर साल 24 लीप ईयर आते हैं, हर साल 24 लीप ईयर आते हैं। और कितने, 5 शताब्दियाँ हो गई। हर शताब्दी में कम से कम 24 लीप ईयर आते हैं। 5 शताब्दियाँ हो गई, कितने हो गए, 120। और एक 400वीं शताब्दी भी क्या है, एक लीप ईयर है, तो यानी प्लस एक, टोटल कितने हो गए, 121 लीप ईयर आएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हमारी दूसरी टाइप, जो कि सबसे मेन टाइप है। इसके बाद वाली जो टाइप है सबसे मेन टाइप है, जो कि आपकी बेस रहेगी विषम दिनों पर। ऑड डेज जो हमने जाना था कि ऑड डेज क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था दोस्तों, ऑड डेज इनको हम विषम दिन बोलते हैं। विषम दिन, एक नाम और हमने इसका रखा था कि फालतू दिन, जितने भी बचेंगे फालतू दिन। ठीक है दोस्तों, हमारी कॉमन लैंग्वेज है कि फालतू दिन, सप्ताह, जितने भी सप्ताह, चाहे वो एक मंथ की बात हो, जैसे हमने जनवरी का महीना ले लिया, जनवरी का महीना ले लिया, इसमें कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। हमें पूछा जाए कि जनवरी के महीने में कितने विषम दिन है, तो विषम दिन वही होते हैं दोस्तों, जैसा कि हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि इनमें से सप्ताह निकालने हैं। पूरे पूरे सप्ताह कितने निकल जाएंगे, तो 7 चौक 28, यानी 7 दिनों के 4 समूह कंप्लीट निकल जाएंगे। कितने दिन बचेंगे शेष, 3 दिन, यानी ये 3 हमारे क्या हैं,
ओड डेज हैं, विषम दिन है या फालतू दिन। इसीलिए फालतू रखा है दोस्तों कि जो भी शेष बच गया, जो भी फालतू बच गया वही हमारा यहाँ पर आंसर आ जाए। विषम दिन कितने होंगे? 3 दिन होंगे। तो हमें पूछा गया दोस्तों कि 100 वर्षों के पश्चात, 100 वर्षों के पश्चात कितने विषम दिन बचेंगे, 100 सालों के बाद कुल कितने विषम दिन बचेंगे। तो हमें पता है दोस्तों कि एक ईयर होता है 365 का, जिसे हम सिंपल ईयर यानी साधारण वर्ष बोलते हैं, और एक लीप ईयर जिसे हम लीप ईयर बोलते हैं 366 दिन होते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो हर एक साधारण वर्ष में हमने पहली कक्षा में आप देख सकते हो किया था कि 7 से डिवाइड किया था तो 52 सप्ताह पूरे निकल चुके थे और एक दिन शेष बचा था। यानी हर एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होता है? 1 विषम दिन होता है। और हर एक लीप ईयर में कितना विषम दिन बचता है? 2 विषम दिन बचता है। क्लियर है दोस्तों? तो पहले 100 सालों में कितने लीप ईयर आएंगे? यानी 24 लीप ईयर आएंगे, हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले। और साधारण वर्ष कितने बच गए? 76 बच गए। यानी पहले 100 सालों में 76 साधारण वर्ष हैं और 24 क्या है? लीप वर्ष हैं। तो हर एक सिंपल ईयर में, साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है, यानी कितने हो गए? 76 प्लस पहले 100 साल का पूछा है, 24 लीप ईयर हैं। हर एक लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं? 2। तो यहाँ पर कितने विषम दिन? 2, यानी टोटल 48 विषम दिन इन लीप ईयर में आएंगे। ठीक है दोस्तों? सीधा भी कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा तरीका क्या है? 100 साल, हमें पता है 365 दिन तो हर साल में होंगे, तो यानी 100 विषम दिन तो सभी में होंगे, प्लस जितने लीप ईयर आएंगे एक एक दिन उनमें एक्स्ट्रा होगा, तो वो 24 लीप ईयर आएंगे तो 24 दिन एक्स्ट्रा वो हो गए। तो ये कितने हो गए दोस्तों? 124, यानी 124 विषम दिन। अगर इनका भी सम करते हैं तो ये भी कितना होगा दोस्तों? 124। यानी ये टोटल दिन कितने बच गए? 124 दिन बच गए। अब इन 124 दिनों में से भी सप्ताह निकाले जा सकते हैं दोस्तों। 7-7 दिनों के कितने समूह निकलेंगे? तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 5 54, 7 49, कितने बच गए? 5। यानी पहले 100 सालों के बाद कितने विषम दिन बचे? ओड डेज, फालतू दिन बचे, जो सप्ताह निकाल दिए हमने। तो पहले 100 सालों के बाद कितने विषम दिन बचे दोस्तों? 5 विषम दिन बचे। क्लियर है दोस्तों? अब हमें पूछे कि पहले 200 सालों में कितने विषम दिन बचेंगे? पहले 200 सालों में, तो पहले 100 सालों में 5 विषम दिन बचे, क्योंकि उसमें भी 76 सिंपल ईयर थे और 24 लीप ईयर थे। तो अगले 100 सालों में भी वही 76 लीप ईयर होंगे और 24 सिंपल ईयर होंगे। तो इसमें भी कितने बचेंगे? 5। यानी कुल मिलाकर 200 सालों में कितने विषम दिन हो गए? फालतू दिन हो गए 10। 10 में से एक सप्ताह और निकल जाएगा दोस्तों, 10/7। यानी इसमें से एक सप्ताह और निकाल सकते हैं, तो विषम दिन कितने बचेंगे? 3। कितने विषम दिन बचेंगे दोस्तों? 3 विषम दिन, 3 ओड डेज। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों 300 सालों में कितने विषम दिन बचेंगे? 300 सालों में कितने विषम दिन बचेंगे? तो पहले में 5, दूसरे में 100 सालों में 5 और तीसरे में भी 5, क्योंकि 300वां साल भी एक लीप ईयर नहीं है। तो टोटल कितने हो गए? 15 हो गए दोस्तों। 15 को फिर से 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सप्ताह इनमें से भी तो निकलेंगे। 5, 10 और 15, 15 दिनों में कितने सप्ताह निकल जाएंगे दोस्तों? 7 दूनी 14, यानी 2 सप्ताह निकल गए, एक दिन विषम बच गया। तो 300 सालों के बाद कितने विषम दिन बचेंगे दोस्तों? 1 ओड डे, यानी 1 विषम दिन बचेगा। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि 400 सालों के बाद कितने विषम दिन बचेंगे? 400 सालों के बाद, तो हमें पता है इसमें भी कितने? 5 तो होंगे ही होंगे, सभी में 5-5 बचते हैं, इस 100 में भी 5 बचेंगे। लेकिन 400वां साल एक लीप ईयर है दोस्तों। 400वां साल क्या है? एक लीप ईयर है, क्योंकि ये शताब्दी है। 400 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा भाग हो जाएगी। 100वीं शताब्दी एक लीप वर्ष नहीं है, 200वीं नहीं है, 300वीं नहीं है, लेकिन 400वीं शताब्दी एक लीप ईयर है। 400वां साल एक लीप ईयर है। तो इस लीप ईयर को एक दिन और एक्स्ट्रा इसके अंदर जुड़ जाएगा, यानी कितने हो गए टोटल? 21/7।
7 या 21 यानी शेष कितना बचा 0। जो शेष बचेगा वही फालतू दिन। तो 400 सालों के बाद कोई भी विषम दिन नहीं बचेगा, सारे सप्ताह पूरे हो जाएंगे यानी 0 ऑड डे, कोई भी विषम दिन नहीं बचेगा। तो ये हमने अलग से लिख लेते हैं दोस्तों इनको, ताकि याद रख सकें। 100 सालों में विषम दिन बचेंगे कितने दोस्तों 5, 200 सालों में 3, 300 सालों में 1 और 400 सालों के बाद कितने विषम दिन बचेंगे दोस्तों 0। आगे चलें दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड हमारी। अब आपको क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि पहले 800 सालों में कितने लीप ईयर होंगे। सॉरी, लीप ईयर नहीं, आपके लिए क्वेश्चन है पहले 800 सालों में कितने विषम दिन बचेंगे। तो हमें पता है दोस्तों पिछली स्लाइड में कि 100 सालों के बाद 5, 200 के बाद 3, 300 के बाद 1 और 400 के बाद 0 बचते हैं। तो 800 सालों के बाद यानी 400 सालों के बाद कोई विषम दिन नहीं बचता। तो जब भी 400 से ऊपर आए तो सबसे पहले हम इसको 400 से डिवाइड करेंगे। अगर पूरा पूरा भाग हो गया यानी 400 दूनी 800 पूरा पूरा भाग हो गया यानी शेष कितना बचा 0, तो इसके बाद भी कितने विषम दिन बचेंगे 0 ऑड डेज, यानी 800 सालों के बाद भी विषम दिन नहीं बचेगा। क्लियर है दोस्तों। हमें अगर पूछ लेता है कि 900 सालों के बाद कितने विषम दिन बचेंगे दोस्तों, तो 400 से डिवाइड करेंगे। 400 दूनी 800, कितने साल बच गए दोस्तों 100 साल, 100 साल बच गए, क्योंकि 400 सालों के बाद 0 विषम दिन बचते हैं, फिर 800 के बाद 0, 100 शेष बच गया। तो यानी 100 सालों के बाद जो भी विषम दिन बचेगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 900 सालों के बाद दोस्तों कितने विषम दिन बचेंगे 5 विषम दिन बचेंगे। क्लियर है दोस्तों, आ गया समझ में। अब आगे चलते हैं। आपको पूछ लिया कि 1500 सालों के बाद कितने विषम दिन बचेंगे। 10 सेकंड का टाइम है दोस्तों, जल्दी से कमेंट में बताइए कि कितना टाइम कितने विषम दिन बचेंगे। देखिए दोस्तों 400 से इसको डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे ये होता है कि जब इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो 400 तिये 1200, शेष बच गया 300। हमें ये वाला लेना होता है, शेष लेना होता है, शेष देखना है 300 साल, यानी 400 साल के बाद तो 0 विषम दिन बचते हैं। तो 400 फिर 800 के बाद 0, फिर 1200 के बाद 0, तो आगे हमारे पास 300 साल बच गए। तो 300 के बाद फिर से कितना विषम दिन बचेगा 1 विषम दिन बचेगा दोस्तों, 1 ऑड डे। ये आपका आंसर हो जाएगा। 300 सालों के बाद कितने विषम दिन बचेंगे, तो 1 विषम दिन बचेगा दोस्तों। आपकी आगे आने वाली सारे टाइप्स इन विषम दिनों पर ही निर्भर करती है कि किस मंथ में या किस ईयर के बाद कितने विषम दिन बचते हैं। तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं अब। जैसा कि दोस्तों आपकी अगली टाइप है कि पहला दिन आपका कैलेंडर का माना गया था मंडे, पहला दिन माना गया था आपके कैलेंडर का मंडे माना गया है। कौन सा दिन होता है पहला दिन, सोमवार। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कौन सा दिन आपका शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है और कौन सा दिन आपकी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। तो हम पहली शताब्दी करते हैं दोस्तों। देखिए हमने निकाल लिया कि पहले 100 सालों में कितने विषम दिन बचेंगे दोस्तों, 5 विषम दिन बचेंगे। अब पहला दिन क्या था दोस्तों, पहले दिन का मतलब सोमवार। दूसरा दिन मंगलवार। तीसरा क्या होगा, बुधवार। चौथा वीरवार। पांचवा शुक्रवार फ्राइडे और 6वां शनिवार।
और सातवां, सात कभी भी जब 7 से सप्ताह से डिवाइड करते हैं तो कभी भी 7 शेष नहीं बचता दोस्तों। तो शेष कितना बचेगा? 0, 0 शेष बचेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? रविवार। ये हमारी सीरीज है दोस्तों कि पहला दिन हमारा सोमवार था, दूसरा दिन मंगलवार, तो सातवां दिन रविवार आएगा। 7 कभी भी शेष नहीं बचेगा दोस्तों, शेष हमेशा 0, क्योंकि 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 शेष बचेगा। 0 का मतलब क्या हो जाएगा? संडे। अब पहली शताब्दी के बाद हमारे पास विषम दिन कितने बचे? 5। 5 का मतलब क्या है दोस्तों? शुक्रवार। यानी पहली शताब्दी का अंतिम दिन क्या था? शुक्रवार। दूसरी शताब्दी यानी 200 सालों के बाद कितने विषम दिन बचे? 3। 3 का मतलब बुधवार, यानी बुधवार। इतने विषम दिन बचे थे। 300 सालों के बाद विषम दिन कितने बचे थे दोस्तों? तो 1 विषम दिन बचा था। 1 का मतलब सोमवार। और चौथी शताब्दी यानी 400 सालों के बाद, चौथी शताब्दी यानी 400 सालों के बाद 0 विषम दिन बचे थे। 0 का मतलब दोस्तों रविवार। यानी ये वो 4 दिन है जो किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। आगे हम करेंगे दोस्तों कि 500 सालों के बाद, तो वही आ गया कि 400 सालों के बाद तो 0 बचेंगे, अगले 100 साल में फिर से 5 बचेंगे, यानी फिर से यही अंतिम दिन आएगा। फिर उससे आगे 600 में जाएंगे तो 3 शेष बचेगा, फिर से बुधवार। यानी यही 4 दिन हैं जो आपके किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन से दिन शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर शुक्रवार किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन है तो इससे अगला दिन जो भी होगा वो हमारा किसी भी शताब्दी का पहला दिन होगा। तो यानी शनिवार क्या हो जाएगा? किसी शताब्दी का पहला दिन हो सकता है। इसके बाद अगर बुधवार किसी शताब्दी का अंतिम दिन है तो अगली शताब्दी का पहला दिन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वीरवार, थर्सडे। अगर सोमवार किसी शताब्दी का अंतिम दिन है तो उसका पहला दिन अगली शताब्दी का हो जाएगा दोस्तों मंगलवार। ठीक है दोस्तों? और रविवार अगर किसी शताब्दी का अंतिम दिन है तो उससे अगली शताब्दी का पहला दिन हो जाएगा सोमवार। क्लियर है दोस्तों? तो ये आपका आंसर है कि किसी शताब्दी के पहले 4 दिन कौन कौन से हो सकते हैं। तो शनिवार, वीरवार, मंगलवार और सोमवार। अगर आपसे पूछे कि किसी शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से हैं तो शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा दिन है जो किसी शताब्दी का प्रथम दिन भी हो सकता है और किसी शताब्दी का अंतिम दिन भी हो सकता है। तो वो रहेगा दोस्तों आपका सोमवार, क्योंकि सोमवार किसी शताब्दी का अंतिम दिन भी हो सकता है और किसी शताब्दी का प्रथम दिन भी हो सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चंस है दोस्तों कि यदि 3 जुलाई 1991 को मंडे हो तो उसी वर्ष यानी 7 सितंबर 1991 को कौन सा दिन होगा? ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है दोस्तों कि 3 जुलाई 1991 को अगर मंडे है तो 7 सितंबर 1991 को कौन सा दिन होगा। तो आपको यहाँ पर एक ही काम करना है कि आपको विषम दिन याद रखने हैं कि कौन से महीने में कितने विषम दिन हैं, और दूसरा कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है दोस्तों। ठीक है? तो 3 जुलाई 1991 हमें पता है कि एक
तारीख को जो भी दिन होता है 8 तारीख को वही सेम डे होता है। यानी 1 को अगर मंडे था, हमने पहली क्लास में किया था, तो 2 को हमारा ट्यूसडे रहेगा, 3 को वेडनेसडे रहेगा, 4 को थर्सडे रहेगा, 5 को फ्राइडे रहेगा, 6 को सैटरडे रहेगा, और फिर 7 को क्या होगा, संडे, और 8 को दोबारा से क्या हो जाएगा दोस्तों, मंडे। यानी किसी भी दिन से आगे 7वां दिन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, इसको कैलकुलेट नहीं करना दोस्तों। इससे आगे 7वां दिन यही सेम डे होता है। यानी मंडे से आगे 7वां दिन फिर से क्या है, मंडे होगा आपका दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए 3 जुलाई 1991 को हमें इससे आगे देखना है कि कितने दिन बाद का बताना है। तो 3 जुलाई 1991, जुलाई में कितने दिन होते हैं दोस्तों, 31। तो 3 तारीख आ चुकी है, इससे आगे 28 दिन है हमारे पास जुलाई के, प्लस अगस्त में भी कितने दिन होते हैं, 31, प्लस सितंबर में भी कितने दिन होते हैं, 7। ये इतने दिन बाद का, यानी 7 सितंबर का बताना है, तो इतने दिन बाद का बताना है। और हमें पता है दोस्तों कि 7 दिन बाद फिर से दिन रिपीट होते हैं, यानी हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से। हम इसको अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 31 और 28, 59 और 7, 66 बटा 7, 7 निम 63, यानी शेष बच गया आपका 3 शेष बच गया आपका। हमें शेष से मतलब है, जो भी शेष बच गया इसका मतलब है कि इतने विषम दिन बच गए। इसके आगे का मतलब है इसके बाद इतने सप्ताह निकल जाएंगे, 9 सप्ताह निकल जाएंगे, और उससे 3 दिन ज़्यादा हैं। तो 9 सप्ताह में यही दिन रिपीट होता रहेगा दोस्तों, क्योंकि 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है। तो आगे 3 शेष बच गया, मतलब इससे आगे 3 दिन और है। सोमवार के आगे 3 दिन और का मतलब पहला दिन मंगलवार, दूसरा बुधवार, और तीसरा आपका हो जाएगा वीरवार, यानी थर्सडे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों थर्सडे। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आसान बनाते हैं, कैलकुलेशन को हम अलग अलग भी डिवाइड कर सकते थे दोस्तों। 7 चौक 28, 0 बचेगा, फिर 3 बचेगा, और 7 एकम 7 यानी 0। तो शेष कितना बचा, 3 का मतलब मंडे। और भी आसान कैसे बन सकता था दोस्तों, जैसे जुलाई के 28 दिन शेष हैं, प्लस अगस्त के कितने दिन, अगस्त का 31 का महीना है, यानी 3, और फिर 7 ये थे, 0, ये भी क्या हो गया 0, यानी 3 दिन आगे जाना है, आगे का बताना है। तो मंडे से आगे तीसरा दिन देख लीजिए दोस्तों, क्या होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, थर्सडे। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपको दिया हो 1 जनवरी 2003 को यदि फ्राइडे हो तो 5 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। 5 जनवरी 2, ये पिछली टाइप का भी क्वेश्चन है दोस्तों, जो हमने पिछली कक्षा में की थी। रिवीजन के लिए एक बार बोल दिया आपको कि 1 साल के बाद हमें पता है, 1 साल के बाद आगे जाते हैं तो एक दिन ऐड होता है। कब होता है, जब वो एक साधारण वर्ष हो। यानी 1 जनवरी 2003 को अगर फ्राइडे है तो 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा, सैटरडे हो जाएगा, क्योंकि 2003 क्या है, एक सिंपल ईयर है दोस्तों, जिसमें 365 दिन होंगे। 1 जनवरी 2004 को अगर सैटरडे है तो 5 जनवरी 2004 को क्या होगा दोस्तों, यानी 4 दिन आगे का बताना है। तो सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, यानी आपका आंसर आ जाएगा बुधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि 3 जनवरी 2008 को यदि फ्राइडे हो तो 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि 3 जनवरी 2008 सबसे पहले हमें देखना है कि एक लीप ईयर है।
फ्राइडे है, तो 15 मार्च 2008 का बताना है। तो जनवरी में 31 दिन होते हैं दोस्तों, 28 दिन आगे जनवरी कंप्लीट प्लस फरवरी। अब 2008 की फरवरी में कितने दिन होंगे दोस्तों, 29 प्लस आगे मार्च के कितने दिन बाद का बताना है, यानी 15 दिन मार्च के हो गए। इतने दिन बाद का हमें बताना है। अलग अलग भी लिख सकते थे दोस्तों कि 7 चौक 28 0, फिर 1 और 7 दूनी 14, यहाँ पर भी कितना बचेगा, 1 शेष बचेगा, यहाँ पर भी 1, यानी कितने दिन शेष बचेंगे, 2 शेष। अब आगे जाना है, जनवरी से मार्च जा रहे हैं तो आगे की तरफ जा रहे हैं, तो फ्राइडे से 2 दिन आगे जाएंगे, सैटरडे और संडे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, संडे। आप अपनी मर्जी से कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं, बस आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर आपको पता है कि आगे 7वां दिन सेम होता है, विषम दिन कितने होते हैं, तो कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 जनवरी 2005 को यदि मंडे हो तो 29 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा? जल्दी बताइए दोस्तों, 10 सेकंड का समय है आपके पास कि 1 जनवरी 2005 को यदि मंडे है तो 29 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा? देखिए दोस्तों, 1 जनवरी 2005 क्या है हमारे पास, एक सिंपल ईयर है। अगर सिंपल ईयर है तो अब हम ऐसे नहीं जाएंगे कि जनवरी में 30 दिन आगे, फिर फरवरी में 28 हैं, प्लस ऐसे बहुत लेंथी सम हो जाएगा ये। हमें क्या करना है, हमें पता है 1 जनवरी 2005 एक सिंपल ईयर है। सिंपल ईयर का मतलब साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष है तो इसका पहला और अंतिम दिन यानी 1 जनवरी को जो दिन है यानी मंडे है, तो 31 दिसंबर को भी क्या होता है, वही दिन होता है। यानी क्या आ गया, 31 दिसंबर 2005 को मंडे आ गया। 31 दिसंबर 2005 को अगर मंडे है तो 29 को क्या होगा दोस्तों, 31 को मंडे है तो 30 को उससे पिछला दिन यानी संडे, और 29 को उससे पिछला दिन यानी सैटरडे हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सैटरडे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। धीरे धीरे करके हम अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करते जाएंगे। बेसिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। जैसे आपको बेसिक आता जाएगा, हर एक सम आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी ईयर ले सकते हैं, बस आपका बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। हमने पहले ही क्लास में कहा था कि हम हर एक बच्चे को, जिनकी तैयारी पहले से है उनको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन जो नए सिरे से स्टार्ट करते हैं उनको बेसिक से लेकर पूरे हाई लेवल तक की तैयारी करवाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।